Hello everyone, welcome to Rising Star of Mathematics. Today we are discussing Real Analysis book SC Malik chapter 3 Real Sequence. कल हमने इसके थर्ड सेक्शन तक कर लिया था। आज हम फोर्थ सेक्शन से स्टार्ट करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कि हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलते हैं। ठीक है। A sequence may have a no limit point, a unique limit point or a finite or infinite number of limits point. किसी भी सीक्वेंस के पास ये हो सकता है कि उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो, या उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो, या उसके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट हो। तो अब ऐसी सीक्वेंस जिसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो वो होगी हमारे पास n। जैसे इसको रन करेंगे तो आएगा 1 2 3 4। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक लिमिट पॉइंट। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं 1/n। ये हमारी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है। उसके बाद नेक्स्ट और फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं -1 की पावर n। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आवर इंटरेस्ट लाइज चीफली इन अ बाउंडेड सीक्वेंस विद द यूनिक लिमिट पॉइंट। Evidently, such a sequence can have at most a finite number of terms outside the interval L minus epsilon, L plus epsilon। कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो एक ऐसी सीक्वेंस में है जो एक इंटरवल लिया हमने L माइनस एप्सिलन, L प्लस एप्सिलन, ये हमारा L हो गया। इसके जो नेबरहुड है ना, इसके जो बाहर पॉइंट्स है ना वो सिर्फ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो। इसका मतलब ये हुआ कि L ही हमारा एक यूनिक लिमिट पॉइंट बन जाए। और अगर L हमारा एक ऐसा यूनिक लिमिट पॉइंट बन जाता है तो हम बोल देते हैं कि जो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज करती है L को। ठीक है। आगे थ्योरम है हमारे पास, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद अ यूनिक लिमिट पॉइंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद अ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तब हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी। सबसे पहली बात वो बाउंडेड होनी चाहिए और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट। ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और उसके पास लिमिट पॉइंट है तो वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये हमारी एक ऐसी सीक्वेंस है जो बाउंडेड है लेकिन इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, इसलिए हमारी ये सीक्वेंस है ये हमारी ऑसिलेट करती है -1 से 1 के बीच। लेकिन अगर इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता तो ये हमारी कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी 1/n है, ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है, इसके बाउंड्स 0 एंड 1 है और इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है 0। तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है, कन्वर्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस इज दैट इट इज़ बाउंडेड एंड हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। कि किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड भी होनी चाहिए और उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट भी होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि जो हमारी गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड एंड हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। कि किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तब बोलते हैं जब वो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस हो और उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट हो और वही उसकी लिमिट बन जाता है। ठीक है। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट ये उसकी अनदर थ्योरम है जो इस हेल्प करती है हमें किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करने के लिए। Unnecessary and sufficient condition for a sequence Sn converges to a number L such that Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to m। इसका मतलब है कि Sn हमारी जो सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स m से बड़े नंबर्स के लिए L के आसपास लाई करने लगे। तो इट मीन्स हमारी जो ये सीक्वेंस है इसकी इंटरवल के बाहर फाइनाइटली मैनी टर्म्स बचेंगी और अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म बचेगी। तो जो L है इसका यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाएगा और ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी। अगर सीक्वेंस बाउंडेड प्लस यूनिक पॉइंट रखती लिमिट पॉइंट रखती है तो वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होती है। हमारा जो फिफ्थ सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे हम नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। किसी भी सीक्वेंस को कब हम बोलेंगे कि वो हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती तो या तो वो डाइवर्जेंट होती है और या फिर ओसिलेट होती है। ऐसे ही ओसिलेट में हमारे दो टाइप्स की होती है, या तो ओसिलेट फाइनाइटली करती है और या ओसिलेटली इनफाइनाइटली।
फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है हमारी, वो क्या, उसको कब बोलेंगे कि वो हमारी जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट करेगी। अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज एंड हैज़ एटलीस्ट 2 लिमिट्स पॉइंट। अगर कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड तो है लेकिन उसके पास 2 लिमिट्स पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यही सीक्वेंस ले लो, इसके -1 और 1 ये ओसिलेट करती है हमारी, ये हो गया -1, ये हो गया 1, तो ऐसे ही ये हमारी सीक्वेंस ओसिलेट करती रहेगी इन दो नंबर के बीच में। तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है और ये ओसिलेट करती है -1 से 1 के बीच में। तो अब बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए विच डज नॉट कन्वर्ज एंड हैज़ एटलीस्ट 2 लिमिट्स पॉइंट इज सेड टू बी ओसिलेट फाइनाइटली। तो वो सीक्वेंस हमारी ओसिलेट फाइनाइटली करती है। उसके बाद है नेक्स्ट अनबाउंडेड सीक्वेंस, कि अनबाउंडेड सीक्वेंस कब हमारी डाइवर्जेंट करती है। If a sequence Sn is unbounded on the left, then we say that -infinity is the limit point of the sequence, and to each positive g, however large, there corresponds a positive integer m such that Sn less than -g। कि अगर जो हमारी सीक्वेंस है वो लेफ्ट साइड से हमारी अनबाउंडेड है, यानी उससे अगर हम कोई भी g बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं तो -g उतना ही छोटा होगा, उस छोटे से भी छोटी टर्म सीक्वेंस की हैं और वो इसके लेफ्ट में लाई कर रही है, तो हम बोलेंगे जो हमारी गिवन सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट कर रही है हमारी -इन्फिनिटी को। ठीक है, उसके द सीक्वेंस हैज़ इन्फाइनाइटली टर्म्स बिलो -g। तो हम यहाँ से बोलेंगे अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn करते हैं तो जो इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर होगा वो हमारा -इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कब जो हमारी सीक्वेंस है अनबाउंडेड अबव होगी, राइट साइड से अनबाउंडेड होगी, तो उसका लिमिट सुपीरियर होगा +इन्फिनिटी और वो हमारी डाइवर्जेंट करेगी +इन्फिनिटी को। यही इसमें लिखा है, इफ अ सीक्वेंस Sn इज अनबाउंडेड ऑन द राइट देन वी से दैट +इन्फिनिटी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एंड टू ईच पॉजिटिव नंबर g हाउएवर लार्ज देयर corresponds a पॉजिटिव नंबर m सच दैट Sn ग्रेटर देन g फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जो लिमिट सुपीरियर होगा Sn का वो हमारा +इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इफ अ सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो एंड बिसाइड्स -इन्फिनिटी हैज़ नो अदर लिमिट पॉइंट देन -इन्फिनिटी इज नॉट ओनली इट्स लीस्ट बट आल्सो इट्स ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, सो वी इक्वेट द अपर लिमिट्स आल्सो टू -इन्फिनिटी। तो जो अगर इस टाइप की कोई सीक्वेंस होगी तो उसका लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर और उसकी लिमिट तो तीनों के तीनों ये -इन्फिनिटी के इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ फाइनली द सीक्वेंस इज बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बट नॉट ऑन द राइट, कि जो हमारी सीक्वेंस है वो लेफ्ट साइड से तो हमारी बाउंडेड है लेकिन जो राइट साइड से उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ तक जा रही है। एंड बिसाइड्स +इन्फिनिटी हैज़ नो अदर लिमिट पॉइंट, कि उसके इन्फिनिटी को छोड़ के उसका कोई भी अदर लिमिट पॉइंट नहीं है, देन +इन्फिनिटी इज ओनली द ग्रेटेस्ट बट आल्सो इट्स लीस्ट लिमिट पॉइंट, सो वी हैव लिमिट n टेंड्स टू infinity infimum Sn, limit n tend to infinity supremum Sn, and limits n tends to infinity Sn is equal to +इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है, द सीक्वेंस इज देन सेड टू बी डाइवर्जेंट टू +इन्फिनिटी, कि एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज सेड टू बी ओसिलेट इनफाइनाइटली इफ इट इज डाइवर्जेंट नाइदर टू +इन्फिनिटी नोर टू -इन्फिनिटी। ठीक है, Thus a bounded sequence either converges or else oscillates finitely, कि जो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो या तो ओसिलेट फाइनाइटली करेगी और या हमारी कन्वर्जेंट करेगी, लेकिन जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी जिसके अपर और लोअर बाउंड हमें पता ही नहीं होंगे तो वो सीक्वेंस या तो हमारी डाइवर्जेंट करेगी और या फिर ओसिलेट इनफाइनाइटली। हमें नंबर नहीं पता होंगे लेकिन वो ओसिलेट करेगी, एक नेगेटिव वैल्यू देगी एक पॉजिटिव लेगी, लेकिन वो बढ़ती जाएगी, मतलब उसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इल्यूस्ट्रेशंस 1 + -1 की पावर n ओसिलेट्स फाइनाइटली। तो जैसे ही हम इस सीक्वेंस की टर्म्स लिखना शुरू करेंगे तो 1 + -1 की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं 1 + -1 की पावर 1, तो यहाँ से 0 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 + -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 + -1 की क्यूब, तो यहाँ से 0 आएगा। तो जो ये हमारी सीक्वेंस बनेगी ये कुछ इस टाइप की बनेगी, 0 2 0 2 एंड 0
2, ये ऐसे चलती रहेगी। तो ये अब सीक्वेंस हमारी ओसिलेट फाइनाइटली करेगी। ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। तो पहले 0 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया। तो ये सीक्वेंस हमारी ओसिलेट फाइनाइटली कर रही है, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है और ये ओसिलेट कर रही है 0 और 2 के बीच में। तो ये हमारा हो गया कि 1 + -1 की पावर ओसिलेट करता है फाइनाइटली। नेक्स्ट -1 की पावर n, 1 + 1/n ओसिलेट्स फाइनाइटली। तो अब अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म्स लिखना स्टार्ट करें तो -1 की पावर 1, 1 + 1, तो यहाँ से आई मेरी वैल्यू -2। नेक्स्ट -1 का स्केयर एंड 1 + 1/2, तो यहाँ से वैल्यू आई मेरी 3/2। नेक्स्ट हमारे पास है -1 का क्यूब एंड 1 + 1/3, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई वो आई -4/3। तो अगर इसका जो हम लिमिट्स पॉइंट्स देखें, ऐसे इसको ड्रा करेंगे सबसे पहले और फिर यहाँ पर लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे -1 और 0 एंड 1। तो अगर हम इसको देखेंगे तो पहले तो हमारी टर्म्स जो आई थी वो -2 आई थी, उसके बाद 1.5 आई थी, वो यहाँ पर है हमारा, ऐसे चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर नेगेटिव आई थी 4.3, फिर पॉजिटिव आई थी, फिर नेगेटिव आएगी। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी, ये हमारी इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी, तो इट मीन्स ये हमारी ओसिलेट करेगी फाइनाइटली, क्योंकि इसका हमारा यूनिक लिमिट पॉइंट हम नहीं बता सकते और इसके अपर और लोअर बाउंड हमें पता है। और ये सीक्वेंस हमारी कभी नेगेटिव वैल्यू दे रही है, कभी पॉजिटिव, तो ये ऐसे ओसिलेट फाइनाइटली करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस है n का स्केयर। ये प्रूव करना है कि डाइवर्जेंट 2 + इन्फिनिटी करेगी। अब इसका अगर हम देखें लोअर बाउंड वो तो हमें मिल जाता है 1, लेकिन जो इसका अपर बाउंड है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ से 1 का स्केयर आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 36 आएगा, तो ऐसे ये चलती जाएगी। तो ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी और ये डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है -2 की पावर n। अगर हम इसकी टर्म्स लिखें तो -2 की पावर 1, -2 की पावर 2, -2 की पावर क्यूब, -2 की पावर 4। तो ऐसे ऐसे ये हमारी -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारी अनबाउंडेड अबव तो है, नहीं बाउंडेड अबव तो है। इसका जो अपर बाउंड है वो तो हमें -2 मिल गया, लेकिन जो इसके लोअर बाउंड है वो हम नहीं बता सकते। ये हमारी डिक्रीज कर रही है -इन्फिनिटी की तरफ, ये हमारी डाइवर्ज कर रही है -इन्फिनिटी की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है n - 1 की पावर n ओसिलेट्स इन्फिनिटली। तो अगर हम ये टर्म्स लिखना शुरू करें तो यहाँ से आएगा 1 - 1 की पावर 1, नेक्स्ट टर्म होगी 2 - 1 का स्केयर, नेक्स्ट टर्म होगी हमारी 3 - 1 का क्यूब, नेक्स्ट टर्म होगी 4 - 1 का 4, नेक्स्ट टर्म होगी 5 - 1 की पावर 5। तो ऐसे ऐसे करते अगर हम यहाँ से देखें तो हमें मिलेगा -1। तो यहाँ अगर हम ड्रॉ करें -1, 0, 1, -2, -3, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई -1 और सेकेंड हमारी वैल्यू आई 2 और यहाँ से हमारी वैल्यू आई 3, यहाँ 4। तो ये मेरी वैल्यू आई यहाँ से 2, तो ये -1 से 2 पे गए, अब 2 से हम -3 पे जाएंगे ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे करके ये हमारी ओसिलेट्स इन्फिनिटली करेगी। हमें नहीं पता इसका लोअर बाउंड क्या होगा और इसका अपर बाउंड क्या होगा। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी ओसिलेट्स इन्फिनिटली करेगी। -1 आया, -3 आया, -5 आया, तो ऐसे ही ये चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है -1 की पावर n - 1 n फैक्टोरियल कन्वर्स टू द लिमिट 0। तो अगर हम इसकी टर्म्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 की पावर 1 - 1 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -1 की पावर 1/2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगा -1 की पावर 2/3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ये सीक्वेंस 0 के आसपास आनी शुरू हो जाएंगी। पहले हमारे पास आया -1, उसके बाद आया -1/2, फिर आया हमारे पास 1/3। तो ये टर्म्स हम अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले -1 आ गया, फिर -1/2 आ गया। तो ऐसे ऐसे करके ये हमारी 0 के पास जाएंगी टर्म। तो 0 की नेबरहुड में इन्फिनिटली मैनी टर्म्स होंगी, तो ये 0 हमारा इसकी लिमिट बन जाएगी। और 0 के बाहर जो भी हमारे इंटरवल है इनके पास फाइनाइटली मैनी टर्म्स बचेंगी। तो जब कोई ऐसा हमें पॉइंट मिल जाए जिसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं और उसकी आउटसाइड हमारे पास फाइनाइटली मैनी टर्म्स है, तो हम बोलते हैं कि जो हमारी ये सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज करेगी किसी लिमिट 0 को। नेक्स्ट हमारे पास है 7th 1 + 1/n कन्वर्ज टू द लिमिट 1।
तो अगर हम इसको लिखें, इसके टर्म्स लिखें तो 1 आएगा, पहले हमारे पास 2 आएगी, सेकंड हमारे पास 1 + 1/2 आएगा, फिर थर्ड हमारे पास 1 + 1/3 आएगा, फोर्थ हमारे पास 1 + 1/4 आएगा, फिर 1 + 1/5 आएगा। तो ऐसे करके ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 1/2 हो गया, और ये 1 + 1/2 1.5 देगा हमें। तो ये हमारा 1/2 यहाँ पे आएगा और 1.5 यहाँ पे, तो 1.5 ही हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 ही हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ये 1 के आसपास आएंगी, तो 1 इसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। तो 1 + 1/n ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड भी है, क्योंकि जो इसका अपर बाउंड है वो 2 है और जो इसका लोअर बाउंड है वो मेरे पास 1 है। ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है और इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट भी है 1 इसका यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी और ये कन्वर्ज करेगी लिमिट को 1 को। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 1/2 3 1 इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो है। अगर हम इसका जो लोअर बाउंड है वो फाइंड करना चाहें तो वो मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है कुछ इस टाइप से जा रही है। पहले टर्म आएगी 1, 2 आया, फिर 1/2 आ गया मेरे पास, फिर मेरे पास 3 आ गया, फिर यहाँ से 1/3 आ गया। तो ऐसे ये 1/3 1/4 ये टर्म्स है ना जो यहाँ पे कहीं ना कहीं, दोबारा ड्रा करते हैं यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया यहाँ पे, अब 0 यहाँ पे हो गया, अब 1/2 यहाँ पे आया, नेक्स्ट 1/3 यहाँ आएगा, फिर 1/4 यहाँ आएगा। तो जो इस सीक्वेंस का लोअर पॉइंट होगा, यानी इसका जो लिस्ट अप जो हमारा लोअर बाउंड होगा इस सीक्वेंस का वो 0 होगा। तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो होगी। लेकिन जो ये 3 4 5 6 7 ये तो चलते जा रहे हैं, यानी अनबाउंडेड अबव होगी। एंड हैज़ अ लिमिट पॉइंट 0 बिसाइड्स प्लस इन्फिनिटी। जो इसका लिमिट इन्फीरियर होगा वो मेरा 0 होगा, लेकिन जो इसका लिमिट सुपीरियर होगा, जो इसका अपर बाउंड्स है वो तो हम फाइंड नहीं कर सकते, जो इसका अपर बाउंड्स में लिमिट सुपीरियर होगा वो मेरा यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 2 5 2 2 2। अब यहाँ पर 2 इन्फानाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को सबसे पहले हम डिकोड करेंगे कि जो Sn है हमारा वो 2 है अगर n इज इवन। यहाँ पर A2 है, A2 की वैल्यू 2, A4 की वैल्यू 2, A6 की वैल्यू 2 एंड A7 A8 की वैल्यू 2, A10 की वैल्यू 2। तो जो हमारा n अगर इवन है तो जो हमारा Sn है वो 2 के इक्वल है। उसके बाद लोएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n व्हेन n इज ओड। अगर n हमारा ओड है तो हमें लिखना है लोएस्ट प्राइम फैक्टर। अब अगर हम 3 का लोएस्ट प्राइम फैक्टर देखें तो वो तो 3 होगा, और 5 का देखें तो वो 5 ही होगा। लेकिन अगर हम 7 का देखें वो भी हमारा 7 ही होगा, और अगर हम यहाँ पर 11 का देखें तो वो भी हमारा 11 ही होगा। तो इस टाइप से हमारी ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी, और इसको हमने डिकोड कर दिया कि Sn इज इक्वल टू 2 इफ n इज इवन एंड लोएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इफ व्हेन n इज ओड इज बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बट नॉट ऑन द राइट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट 2 3 5 7 11। सो जो इसका जो लिमिट इन्फीरियर होगा वो मेरे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यहाँ अगर इवन है तब भी 2 आ रहा है, और अगर हमारे पास ओड है और प्राइम फैक्टर देखना है तब भी 2 आ रहा है। तो जो लिमिट इन्फीरियर है वो 2 हो गया, और जो लिमिट सुपीरियर है वो प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो जो हमारी ये सीक्वेंस है वो ओसिलेट्स इनफाइनाइटली करेगी, क्योंकि जो ये प्राइम्स हमें दिख रहे हैं ना 2 3 5 7 11, अब तो हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इनका गैप बढ़ता जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी ये ओसिलेट इनफाइनाइटली करेगी, क्योंकि ये सीक्वेंस कुछ इस टाइप से बनेगी। पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4। तो 1 से हम 2 पे गए, 2 से हम 3 पे गए, 3 से फिर 2 पे आए, 3 से फिर 5 पे चले गए, 5 से फिर 2 पे आए, फिर 2 पे ही रहे, फिर 2 पे, फिर 7 पे गए, फिर 2 पे आए। तो ये सीक्वेंस हमारी इस टाइप से ओसिलेट्स इनफाइनाइटली करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है दी सीक्वेंस m+1/n वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स आल्सो ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। जो हमारी ये सीक्वेंस है m+1/n ये हमारी ओसिलेट्स करेगी इनफाइनाइटली मैनी मेंबर के लिए। क्या करना है, m को फिक्स्ड रखेंगे और n को रन करेंगे, तो जो हमारे पास टर्म्स बनेंगी उनको हम ऐसे लिख के देखेंगे, तो वो हमारी ओसिलेट्स इनफाइनाइटली नज़र आएंगे हमें। तो ये सीक्वेंस हमारी ओसिलेट्स इनफाइनाइटली होंगी।
नेक्स्ट हमारे 6 सेक्शन में हमारे पास सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 + 2 √n/√n। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जब भी हमें n, जैसे हम क्या करते हैं n को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो यहाँ से लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/√n, √n कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे पास बना 3 + 2 √n बाय √n, ये एस टीज पड़ा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो अगर n इन्फिनिटी को जाता है तो 1/n मेरा 0 को जाएगा, तो 1/√n 0 पे चला जाएगा और यहाँ से फाइनाइट लिमिट आ जाएगी 2। अब नेक्स्ट हम इसको बेसिकली जैसे बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड करते हैं लिमिट, वो सीखते हैं। ये तरीका हमें आ गया कि कैसे हमें CSIR नेट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें √n जो भी गिवन होगा, n को सबसे पहले कॉमन लेता है, फिर उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं। अब बाय डेफिनेशन चेक करते हैं। लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव नंबर, तो 3 + 2 √n/√n - 2 लेस देन एप्सिलॉन इफ 3/√n। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो कुछ ऐसी टर्म्स आएगी 3 + 2 √n - 2 √n/√n। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसी टर्म आएगी 3/√n, और ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन होगा 4, और n ग्रेटर देन आएगा मेरा यहाँ से 9/एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो अगर हम कोई ऐसा m ढूंढने में सफल हो जाते हैं जिसके बाद सीक्वेंस की सभी टर्म्स इस एप्सिलॉन से डिस्टेंस छोटा हो जाता है, तो वो सीक्वेंस वही कन्वर्ज करती है। तो हमने यही प्रूव कर दिया। लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 9/एप्सिलॉन स्क्वायर, thus to epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that 3 + 2 √n/√n - 2 less than epsilon for all n greater than equal to m। नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, जो हमारा n की पावर 1/n है इसको मान लिया 1 + hn, और जो hn है वो मान लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब इसकी पावर हमें n लेके आना है, तो इसकी पावर n कर दी, तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये बना 1 + hn की पावर n। अब बाइनोमियल से इसको ओपन कर दिया 1 + hn की पावर n को, तो ये मेरे पास बना 1 + hn + 1/2 n × n - 1 hn का स्क्वायर प्लस hn की पावर n। ये हमारा ग्रेटर देन होता है 1/2 n × n - 1 hn का स्क्वायर फॉर ऑल n, और hn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से hn का स्क्वायर लेस देन हो गया मेरा 2/n - 1। तो जो मोड ऑफ h है वो मेरा लेस देन हो गया √2/n - h। तो अगर इसको मैं अब n को ग्रेटर देन इससे ले लूँ, तो जो मेरी ये सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ज कर जाएगी। तो यहाँ से हम इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी गिवन सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट दिस सीक्वेंस Rn converges if and only if R lies between -1 R this। अगर हमारे पास -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो उसकी जितनी मर्जी पावर कर लो हम, वो हमारा 0 की तरफ कन्वर्ज करता है। तो वही यहाँ पे प्रूव किया गया है। इसका प्रूफ आप लोग देखना, जस्ट बिल्कुल सिंपल है। वही सेम स्टेप जो डेफिनेशन जो ऊपर किए हैं अभी वही स्टेप करने हैं। बस हमें वैसे जनरल पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो उसकी पावर जितनी मर्जी हम बढ़ा दें वो हमारा 0 की तरफ कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब आती है हमारी एक्सरसाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n - 3/n + 1 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 - 3/n कॉमन लिया, तो यहाँ से है 1 + 1/n। तो इस n से ये n कैंसिल हुआ, और जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे जो 3/n है वो 0 की तरफ जाएगा और 1/n भी 0 की तरफ जाएगा, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैंने n को कॉमन लिया और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया। नेक्स्ट जो सेकंड है, दिस सीक्वेंस -1 की पावर n ओसिलेट करता है ये फाइनाइटली। तो इसकी वैल्यू अगर n मेरा इवन हुआ तो 1 आएगी, और अगर n ओड हुआ तो -1 आएगी। तो ये अगर ये -1 है ये 1 है, अगर n इवन लेंगे तो ऐसे आएगा, ये ऐसे ओसिलेट करती रहेगी। इसका जो लोअर बाउंड है वो हमें -1 मिलेगा और जो इसका अपर बाउंड है वो 1 मिलेगा। तो ये सीक्वेंस हमारी -1 से 1 के बीच में ओसिलेट्स करेगी।
करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है द सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n/n कन्वर्स। ये जो हमारी सीक्वेंस है ये कन्वर्स करती है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम ये दिखा देंगे कि जो ये उस थ्योरम का यूज़ करेंगे, सीक्वेंस इज कन्वर्स इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड एंड इट हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। तो अब इसकी टर्म्स को खोलना शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + -1 की पावर 1/1, तो यहाँ से 0 आया। नेक्स्ट 1 + -1 का स्क्वायर बाय 2, यहाँ से 3/2 आया। नेक्स्ट 1 + -1 की पावर 3/3, तो यहाँ से 1 - 1/3, ये 2/3 आया। तो ऐसे हम देखेंगे कि जो हमारी ये सीक्वेंस है ये धीरे धीरे 1 की तरफ कन्वर्ज करेगी हमारी। इसकी जो टर्म्स हैं वो हमारी 1 के आसपास जाएंगी। तो 1 इसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और 1 इसका अपर बाउंड बनेगा और जो इसका 0 है वो इसका लोअर बाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी, कन्वर्स टू 1 यूनिक लिमिट पॉइंट को। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ 1 + 2 + n। अब n टर्म्स का सम क्या होता है हमारे पास, n × n + 1/2 और नीचे हमारा पड़ा हुआ n²। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा n², 1 + 1/n बाय n² × 2। तो n² से n² कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूँगी तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा और ये यहाँ से 1/2 दे देगा मेरे को, क्योंकि जब मेरा n टेंड्स टू इन्फिनिटी को जाता है तो 1/n टेंड्स टू 0 करता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये यहाँ से जस्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला यूज़ करना था, n × n + 1/2 और बाय में n² पड़ा हुआ था, तो n² से n² यहाँ पे अगर कॉमन ले लेती हूँ तो 1 + 1/n बनता है, n² से n² कैंसिल, तो ऐसे 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये AP बन रही है 1 + 3 + 5 + 2n - 1/n² इज इक्वल टू 1। तो इसका जो सम है हमारे पास वो हम अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें हम AP सीरीज के सम का फार्मूला लगाएंगे Tn, और जैसे ही यहाँ पर n की टर्म्स आएंगी तो n² उसमें से कॉमन लेके n² के साथ कैंसिल करके जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सीक्वेंस n + -1 की पावर n ओसिलेट्स इन्फिनिटली, कि जो ये हमारी सीक्वेंस है n + -1 की पावर n इंटू n ओसिलेट्स करता है ये इन्फिनिटली, क्योंकि जैसे ही हम इसकी टर्म्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 + -1 की पावर 1 ये हमारा 0 देगा। उसके बाद 2 + -1 का स्क्वायर × 2, तो यहाँ से वैल्यू 4 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3 + -1 की पावर 3 × 3, यहाँ से फिर 0 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 4 + -1 की पावर 4 × 4, तो यहाँ से वैल्यू 8 आएगी। तो ऐसे हमारे पास 0, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो 0 से 4 पे गए, 4 से 0 पे आए, 0 से 8 पे गए, 8 से 0 पे आए। तो ऐसे ये सीक्वेंस हमारी फिर 16 पे जाएंगे तो ये सीक्वेंस हमारी ओसिलेट करेगी इन्फिनिटली, क्योंकि 0 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ऐसे ही ये हमारी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी और ये ओसिलेट्स इन्फिनिटली करेगी। इसका हम लोअर बाउंड तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन अपर बाउंड फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस Sn is that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than equal to m and for all p greater than equal to 1। ये कहता है कि जो अगर हमारे पास सीक्वेंस है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी Sn सच दैट Sn प्लस p, कि अगर हम Sn में p टर्म्स जो हैं ऐड कर दें, Sn प्लस p ले लें, माइनस कर दें Sn लेस देन एप्सिलन आए, अगर उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो लेस देन एप्सिलन आए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब हम बोलेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ये हमारे पास है कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट हमारे पास है कोशी सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड कोशी सीक्वेंस और अ फंडामेंटल सीक्वेंस ई फॉर एप्सिलन ग्रेटर देन 0, कि हर एक एप्सिलन ग्रेटर देन 0 के देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड Sn प्लस p माइनस Sn लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि जो हमारा Sn प्लस p माइनस Sn का डिफरेंस है वो हमारा कुछ टर्म्स के बाद m टर्म्स के बाद वो हमारा लेस देन एप्सिलन होना शुरू हो जाता है, यानी जो Sn प्लस p और Sn के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा माइनर सा होना शुरू हो जाता है आफ्टर द m टर्म्स।
तो ये सीक्वेंस होती है हमारी कोशी सीक्वेंस। अ सीक्वेंस नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्जेंट इफ इवन वन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि अगर हम एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ढूंढने में सफल हो जाएं जिसके लिए एस एन प्लस पी माइनस एस एन इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि अगर हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होती कि एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो सीक्वेंस है वो हमारी कन्वर्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए एन एंड बी एन आर टू कोशी सीक्वेंस देन द सीक्वेंस ए एन प्लस माइनस बी एन, ए एन इंटू बी एन एंड ए एन बाई बी एन इफ बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो आर ऑल्सो कोशी सीक्वेंस, कि अगर हमारे पास ए एन और बी एन दो ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो हमारी कोशी सीक्वेंसेस हैं, तो अगर हम उन सीक्वेंसेस का सम करते हैं तो वो भी हमारा कोशी होगा, और अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी हमारा कोशी होगा, और अगर उनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो दोनों सीक्वेंसों का डिफरेंस भी हमारा कोशी सीक्वेंस होगा, और अगर डिवाइड करते हैं तो वो भी हमारा कोशी सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सो डैट द रियल कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, हमें शो करना है कि जो हमारी रियल कोशी सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है, तो हम बाय डेफिनेशन प्रूव कर सकते हैं इसको एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन, उससे हम एस एन को छोटा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है show that the sequence Sn where Sn is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by n cannot converge। ये काउंटर एग्जाम्पल में CSIR नेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं मोस्टली कि जो हमारी ये सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास ये होता है रियल में कि जो सीक्वेंस कोशी है वो कन्वर्जेंट है और जो कन्वर्जेंट है वो कोशी है, तो उस चीज़ का यूज़ करने के लिए इस सीक्वेंस को नॉट कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम ये दिखा देते हैं कि ये सीक्वेंस हमारी कोशी नहीं है। तो सो डैट द सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू एस एन हमारे पास एन टर्म्स का सम है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई एन। अब हमें शो करना है कि ये कैन नॉट कन्वर्ज, सो लेट अस टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड एन इज पी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एम इन अ कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट। तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन कंसिडर किया खुद से 1 बाई 2 और पी और एन एम इक्वल ले लिए इन अ कोशी जनरल प्रिंसिपल, तो हमारे पास यहाँ से बना एस, वैसे होता है हमारे पास एस एन प्लस पी माइनस एस एन, ठीक है, लेकिन हमने एन एम और पी तीनों इक्वल लिए हैं, तो यहाँ से हमारे पास बना एस टू एम माइनस एस एम। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे एस टू एम माइनस एस एम की, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस अप टू सो ऑन 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन 1 बाई एम प्लस एम। नेक्स्ट हम माइनस भी करेंगे जो हमारे पास टर्म्स है 1 बाई 2 1 बाई 3 से लेके 1 बाई एम तक, तो 1 बाई एम तक तो ये कैंसिल हो जाएंगी हमारी, लेकिन जो 1 बाई एम प्लस 1 से लेके 1 बाई एम प्लस एम तक बचेंगी वो हमने लिख दी यहाँ पे कि एस टू एम माइनस एस एम इज इक्वल टू 1 बाई एम प्लस 1 प्लस 1 बाई एम प्लस 2 प्लस 1 बाई 2m। अब इसमें हम ये एक इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, हमारे पास ये होता है कि जो m प्लस एम है, ठीक है, वो ग्रेटर देन रहेगा हमेशा m प्लस 1 से, तो हम बोल सकते हैं 1 बाई 2m लेस देन रहेगा 1 प्लस m प्लस 1 से। तो यहाँ पर हम इसी इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे कि जो हमारा 1 बाई एम प्लस 1 है, 1 बाई एम प्लस 1 जो हमारा 1 बाई 2m है इससे बड़ा है, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया, तो ये ग्रेटर देन का साइन डाल के हमने यूज़ कर दिया 1 बाई 2m प्लस 1 बाई 2m प्लस 1 बाई 2m। तो ये हमारे पास m टर्म्स हैं, तो m बाई 2m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये 1 बाई 2 आया। तो हमने देखा कि जो हमारी ये सीक्वेंस है एस एन प्लस पी माइनस एस एन ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हमने 1 बाई 2 लिया था, तो हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया जिसके लिए जो हमारी कोशी सीक्वेंस है वो हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस कोशी नहीं होती तो वो हमारी कन्वर्जेंट भी नहीं होती, तो बाय दी विच कंट्राडिक्ट दी कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट, क्योंकि कोशी जनरल ऑफ प्रिंसिपल में क्या था, एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। लेकिन हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया जिसके लिए कि हमने प्रूफ कर दिया एस एन प्लस पी माइनस एस एन ग्रेटर देन 1 बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई किसमें, कोशी जनरल प्रिंसिपल में।
तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि जो हमारी ये सीक्वेंस है SN 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, ये सीक्वेंस हमारी कोशी नहीं है। और अगर ये सीक्वेंस हमारी कोशी सीक्वेंस नहीं है तो ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 8th सेक्शन अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। जैसे हमने नंबर सीखे फिर उनका अलजेब्रा सीखा कि कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, उनकी डिवीजन देखी। तो ऐसे ही अगर हम सीक्वेंसेस कि अगर दो सीक्वेंसेस हैं अगर वो कन्वर्जेंट है तो क्या उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, क्या उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा, क्या उनका प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगा, क्या उनका डिवीजन भी कन्वर्जेंट होगा, ये चेक करेंगे हम इस सेक्शन में। तो अब हमारे पास है द सीक्वेंस SN whose nth term is an plus bn, an minus bn, an into bn and an by bn where bn is not equal to 0 is called the sum। कि अगर सीक्वेंस an एक सीक्वेंस है हमारे पास, bn एक सीक्वेंस है, अगर हम an प्लस bn ले रहे हैं तो ये हमारे पास सम ऑफ सीक्वेंसेस हो गया। नेक्स्ट an माइनस bn ले रहे हैं तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट an इंटू bn ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंसेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है an बाय bn ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ सीक्वेंसेस हो गया। तो इसको बोलते हैं हम सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट ऑफ द सीक्वेंस an एंड bn। अब इनका बिहेवियर चेक करते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। अब हमने कंसीडर किया इफ an एंड bn बी ए टू सीक्वेंसेस सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a, कि जो हमारी an सीक्वेंस है वो a को कन्वर्ज कर रही है, लिमिट bn टेंड्स टू b कि जो हमारी bn सीक्वेंस है वो b को कन्वर्ज कर रही है। तो जो उन दोनों सीक्वेंसेस का सम होगा वो हमारा a प्लस b को कन्वर्ज करता है। तो ये रहा फर्स्ट, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस माइनस bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या वैल्यू देगा हमें a, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn हमें b देगा। तो ये हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस माइनस bn ये हमारा कन्वर्ज करता है a प्लस माइनस b को। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn। तो लिमिट n टेंड्स टू an हमें a देगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn b देगा। तो ये जो हमारी सीक्वेंस है an bn ये a b को कन्वर्ज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी डिवीजन की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय bn और प्रोवाइडेड bn इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा a बाय b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा a बाय b को कन्वर्ज करता है। अब इनका प्रूफ दे रखा है यहाँ पर, वैसे प्रूफ की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है लेकिन देख लेते हैं एक का। अब हमारे पास इसका प्रूफ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू b। तो हमें प्रूफ करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस माइनस b ये हमारा a प्लस b को कन्वर्ज करता है। तो इसके लिए हम शो करेंगे कि an प्लस माइनस bn माइनस a प्लस माइनस b इसका जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन i फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो हम बाय डेफिनेशन चलते हैं कि अगर हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an a को कन्वर्ज करता है तो हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m1 मिलेगा सच दैट कि मोड an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn कन्वर्ज टू b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोड bn माइनस b लेस देन 1/2 एप्सिलॉन। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब हमें जो प्रूव करना है वो कंसीडर करके चलते हैं, कंसीडर an प्लस माइनस bn माइनस a प्लस माइनस b। तो इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं an माइनस a प्लस माइनस bn माइनस b। अब ये वाली इनइक्वालिटी यूज करेंगे, a प्लस b का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड a प्लस मोड b से। तो यहाँ पर यूज की तो ये आया एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो हमने m लिया है वो लिया मैक्सिमम ऑफ m1 कोमा m2। तो ये सिमिलर वे में हम सारे के सारे जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इनमें हमें पहले जो कंडीशन गिवन है बाय डेफिनेशन वो यूज़ करना, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें प्रूव करना है वो कंसीडर करके चलना। जैसे हमें ये प्रूव करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an bn हमारा a b को कन्वर्ज करता है, तो हम मान के चले an bn माइनस a b। उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और ये प्रूव कर दिया कि ये जो है लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m हमें अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि हम m क्या ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है कि अगर ए एन और बी एन कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कन्वर्जेंट होगी और उनका प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट और उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट। लेकिन अगर हमें गिवन है कि किसी भी दो सीक्वेंसेस का सम भी कन्वर्जेंट है, उनका प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट है, उनकी डिवीजन भी कन्वर्जेंट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारी सीक्वेंसेस होंगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। इस नोट में गिवन है यही, इट मे बी नोटेड दैट while the sum, difference, product and quotient under certain condition of two convergent sequence is convergent, the converse may not be true। कि converse true नहीं है, कि अगर हमें given है कि a n b n और a n by b n are the component sequence, a n and b n may not be convergent, how it is not different। अब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर a n b n convergent है तो a n और b n दोनों की दोनों अलग अलग भी convergent होगी। तो उसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हम a n ले ले n स्केयर और b n ले ले माइनस n स्केयर, तो अगर इनका सम करते हैं तो 0 मिलता है और ये तो हमारी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज करती है 0 को। और अगर इनकी डिवीजन लेते हैं तो -1 मिलता है और हमारा डिवीजन -1, तो ये कन्वर्ज करती है -1 को। तो ये हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया कि जो सीक्वेंस ए एन और बी एन है वो हमारी दोनों डाइवर्जेंट है, एक डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, एक डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। लेकिन जैसे ही इनका सम लेते हैं और इनकी डिवीजन करते हैं तो वो हमारा जो इनका सम है वो तो 0 को कन्वर्ज करता है और जो इनकी डिवीजन है वो -1 को कन्वर्ज करती है। लेकिन जो दोनों की दोनों सीक्वेंस ए एन और बी एन थी वो हमारी डाइवर्जेंट थी। ये हमें काउंटर एग्जाम्पल में हेल्प करता है कि अगर ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, अगर वो डाइवर्जेंट है तो उनका सम कन्वर्जेंट भी हो सकता है, ओसिलेट भी कर सकता है, ओसिलेट इनफाइनाइटली भी कर सकता है, ओसिलेट फाइनाइटली भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ए एन और बी एन इज इक्वल टू -1 की पावर n। तो ये दोनों की दोनों सीक्वेंस हमारी ओसिलेट्स फाइनाइटली कर रही है, लेकिन जैसे ही हम इसका डिफरेंस लेते हैं, जो दो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा -1 की पावर n, -1 की पावर n। जो इनका डिफरेंस होगा वो हमारा कन्वर्ज करेगा 0 को, और जैसे ही इनकी डिवीजन लेते हैं तो जो इसकी डिवीजन होती है वो कन्वर्ज करती है 1 को। तो जो इनका प्रोडक्ट है वो मेरे पास 1 आएगा। तो जो हमारा डिफरेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 को, जो डिवीजन है वो कन्वर्ज कर रही है 1 को, जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ज कर रहा है 1 को। लेकिन जो ए एन और बी एन थे वो हमारे ओसिलेट्स कर रहे थे फाइनाइटली। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, बी एन इज इक्वल टू -1 की पावर n+1। तो अगर इन दोनों का सम लेती हूँ तो वो मेरा कन्वर्ज करता है 0 को, इनका प्रोडक्ट लेती हूँ वो कन्वर्ज करता है -1 को, और अगर इनकी डिवीजन लेती हूँ तो वो कन्वर्ज करती है -1 को। लेकिन ए एन और बी एन ये मेरी ओसिलेट्स कर रही हैं फाइनाइटली। ए एन और बी एन कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन इनका सम भी कन्वर्जेंट आ रहा है, इनकी डिवीजन भी कन्वर्जेंट आ रही है और इनका प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट आ रहा है। अब हमें यहाँ से सीखने को मिला कि अगर ए एन और बी एन और अगर कन्वर्जेंट है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन वो सभी के सभी कन्वर्जेंट होंगी। लेकिन अगर सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन दो सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंट है तो हम वहाँ से नहीं बोल सकते कि जो ए एन बी एन वो भी हमारे कन्वर्जेंट होंगे, उनका कुछ भी बिहेव हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n+1 इंटू n-2 बाय n+1। तो हम यहाँ से n स्केयर कॉमन ले लेते हैं, n इसमें से कॉमन, n इसमें से, तो यहाँ से बना 3 + 1 बाय n इंटू 1 - 2 बाय n। ठीक है, नीचे आया हमारे पास n स्केयर 1 + 3 बाय n। तो जैसे ही हम यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो n स्केयर से n स्केयर कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 3, क्योंकि n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/n मेरा 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ से जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n + 1 इंटू n - 2 बाय n इंटू n+3 है, उसकी वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज हैं वो कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।